आज का हमारा लेक्चर नंबर है 6 अप्लाइड स्टैट्स का। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था पिछली दफा वो था कोरिलेशन एनालिसिस। अभी तक जो हमने पढ़ा था वही पढ़ा था कि कोरिलेशन जो है वो रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के दरमियान का जो आपस का ताल्लुक है वो कोरिलेशन एनालिसिस कहलाता है। अच्छा, और इसमें जो हमने डिस्कशन की थी वो ये थी कि फर्स्ट जो है वो यानी दो वेरिएबल्स आपस में किस हद तक एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं। फिर हमने इसमें देखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन क्या होता है, वीक कोरिलेशन क्या होता है। तो हमने ये चीजें पढ़ी थी और इसकी एक दो पॉइंट्स में और आपको लिखवा देता हूँ। इफ आई से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या होगा, अगर मैं स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन से मुराद ये है कि वो कोरिलेशन जो आपको कितना 80% या उससे ज्यादा मिले, नियरली। यानी मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ प्लस माइनस 0.80 से लेकर प्लस माइनस 1.00, तो आपको जो कोरिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कहलाएगा। ये इस सेंस मैं आपको आपको इस वजह से समझा रहा हूँ कि हियर वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी बोथ साइंस की तरफ ये हो सकता है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बात की। तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन जो 80% या 80% से ज्यादा हो, बट समटाइम्स ये भी हो सकता है कि 75% या उससे ज्यादा हो। तो 75% या 80% और उससे ज्यादा का कोरिलेशन होना, वेरिएबल्स के आपस का ताल्लुक होना, ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन के अंदर आता है। यानी इफ यू गेट द वैल्यू नियर टू 1 और नियर टू 0.8, तो ये आपका जो कोरिलेशन कहलाएगा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कहलाएगा। इसी तरह ये इसके साथ एक टर्म और लिख सकते हैं, यानी वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। अगर सिर्फ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन की बात हो रही है तो वो वैल्यू जो आपको प्लस माइनस 0.65 से लेकर प्लस माइनस 0.79 तक, यानी इससे नीचे 0.8 से नीचे, 0.8 से नीचे ये है कि आपका जो स्ट्रेंथ आ रही है कोरिलेशन की वो 65% से 79% तक आ रही है, इसके बीच में आ रही है। यू गेट द वैल्यू बिटवीन 0.79 एंड 0.65। सो इसके दरमियान अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है तो यू कैन से दैट यू हैव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन दीस टू वेरिएबल्स। 1 का आपको पता है कि 1 का मतलब ये होता है कि दिस इज द परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है, और ये बहुत आइडियल कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन बहुत रेयर मिलती है। अच्छा, दूसरा एक तो हमारे पास ये हो गया, दूसरा ये हो गया। थर्ड ये है कि वी हैव, हमारे पास कौन सी वैल्यूज होंगी जिसमें हम कहेंगे कि वी हैव एवरेज कोरिलेशन। तो बाद दफा हमें कौन सा कोरिलेशन मिलता है, वी हैव नो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, वी कैन से दैट वी हैव एवरेज कोरिलेशन। और इसमें हमारे पास वैल्यू क्या आ सकती है, वो 65 से लेस देन आएगी, तो आप इसको रख लीजिए प्लस माइनस 0.64 और यहाँ पे कितना आ सकता है प्लस माइनस 0.40, ठीक है। ये आपकी एवरेज वैल्यू हो सकती है, यानी आपको 40% से ऊपर और 65% से नीचे के दरमियान जो वैल्यू आपको अटेन हो रही है दैट विल बी रेफर्ड एज एवरेज कोरिलेशन। सो एवरेज कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ मीडियम कोरिलेशन, वो ज्यादा स्ट्रांग कि इस एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है। और फोर्थ नंबर पे जिसको हम कहते हैं कि वी हैव वेरी वीक कोरिलेशन। वीक कोरिलेशन क्या हो सकता है कि इफ वी गेट द वैल्यू बीनीथ द, वो वैल्यू जो कि 40% से नीचे है, यानी आपको प्लस माइनस 0.39, ठीक है, और ये आपकी तकरीबन 0.18% प्लस माइनस 0.18%, यानी 18% से नॉर्मली आपको अगर वैल्यू मिल रही है 0.39 से नीचे मिल रही है
the variables have weak correlation। तो ये कुछ टाइप्स हैं कोरिलेशन की कि अगर आपको वैल्यूज जो है फाइनल वैल्यू जो है आपको वो इस रेंज के अंदर मिलती है तो यू कैन से दैट दिस इज द टाइप ऑफ कोरिलेशन। इफ यू गेट मोर देन 80% you can say the variables have 40 variables have very strong correlation, यानी एक वेरिएबल का इन्फ्लुएंस दूसरे वेरिएबल पे ज्यादा है। और अच्छा एक बात और बता दूं कि आई हैव पुट प्लस माइनस जो मैंने साइन पुट किया है ये वही बात कि वो पॉजिटिव की तरफ भी हो सकता है और नेगेटिव की तरफ भी हो सकता है। यानी अगर पॉजिटिव है तो इट मींस दोनों वेरिएबल्स आपस में डायरेक्टली कोरिलेटेड है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है। इफ इट इज नेगेटिव minus 0.8 आ रहा है then we can say that these variables have 80% correlation, strong correlation है, but these variables have towards the negative side, यानी एक के बढ़ने से दूसरा बहुत बुरे तरीके से जो है माइनस में जाता है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको आज कोरिलेशन एनालिसिस के हवाले से बताने के लिए वी हैव दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन आल्सो। अच्छा बात है कि एक चीज जो हमने डिस्कस करी थी कि अब तक तो हमने बात की थी कि कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है इफ यू वांट टू मेजर the strength of two variables, ठीक है। अगर हम दो वेरिएबल्स की जो रिलेशनशिप है उसका स्ट्रेंथ मालूम करना चाह रहे हैं तो वो हमें किस तरह पता चलेगा कि इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, इसकी मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है। तो अभी तक तो हमने बात की है कि भाई ये x वेरिएबल दूसरे से किस हद तक कोरिलेट हो सकता है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द वेरिएबल एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय द कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसको हम कहते हैं r। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय r, इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। r एक फार्मूले के तहत हम दो वेरिएबल्स के अंदर कोरिलेशन की टेस्टिंग करते हैं। कोरिलेशन टेस्टिंग करने के बाद वो एक लीनियर लाइन डिजाइन करता है, वो लीनियर लाइन हम ड्रॉ नहीं करते, उसका एक फार्मूला होता है। तो जब हम r की वैल्यू हमारे पास आती है जिसको हम जो r की वैल्यू आती है तो दैट डिस्क्राइब्स द वो एग्जैक्ट दैट वैल्यू देती है जो हम बताती है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कोरिलेशन, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मेजर कितनी है। अच्छा, बहुत सारे टाइप्स हैं कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए। r जो है वो कहलाता है पियर्सन कोरिलेशन, इसको कहते हैं पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पियर्सन क्यों कहते हैं, पियर्सन एक साइंटिस्ट था जिसने मेथड निकाला था दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन को चेक करने का, यानी r वैल्यू को निकाल के देता है उस फार्मूले के तहत, उस r वैल्यू से हम अंदाजा लगा देते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कोरिलेशन की। सो r इज द measurement of the strength of correlation between two variables and it is given by Pearson और इसको Pearson correlation coefficient भी कहते हैं। और इस r की वैल्यू याद रखिएगा, r की वैल्यू -1.0 से लेकर प्लस के 1.0 के दरमियान होती है, यानी it can never be less than -1.0 and it can never be more than +1.0, यानी इसकी वैल्यू 0 से 1 तक लाई करेगी, 0 से ±1 तक लाई करेगी। ठीक है, तो ये 0 से if I say 0 this is 0, this is towards 1, this is towards -1, तो ये मैं कहूँगा कि r की वैल्यू -1 से नीचे नहीं आ सकती, +1 से ऊपर नहीं आ सकती, बिकॉज 1 का मतलब इट शोज द मैक्सिमम, 1 का मतलब इट शोज द परफेक्ट कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड इट शोज द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। सो इसकी वैल्यू इन दोनों वैल्यूज से ज्यादा नहीं आ सकती, ये इनका बॉर्डर लाइन। सो पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आपको मैंने बता दिया। अच्छा, एक मसला
पियर्सन कोरिलेशन का ये है कि द पियर्सन कोरिलेशन जो है, मैं लिखवा देता हूं आपको, द पियर्सन कोरिलेशन gives us the linear relationship लेकिन इसके इट हैज टू, क्या कहते हैं उसको, लिमिटेशन लिखने में, बट इट हैज, इसकी दो लिमिटेशन, एक लिमिटेशन इसकी ये है कि इट cannot give us the non-linear values, non-linear relationship और दूसरा इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये जो है हमें डिफरेंशिएट नहीं करता, इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन, ये मैंने बिटवीन लिखा है, तो इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, पियर्सन कोरिलेशन जो है इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इट गिव्स अस अ लीनियर रिलेशनशिप, यानी एक लीनियर रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था कि एक लाइन पे जो फॉर्मूला हो सकता है ये हमें वो देता है कि दो पॉइंट्स लाइन पे किस हद तक लाइन करने हैं, तो हमें मैथमेटिकल फॉर्म उसकी दे रहा होता है, लेकिन इसके दो बड़े प्रॉब्लम्स क्या है कि इट हैज टू लिमिटेशन, दो लिमिटेशन मतलब इसकी दो बड़ी ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं कि एक तो हमें ये नॉन लीनियर नहीं बताता, यानी बहुत सारी बातें इसके अंदर हज़फ की हो जाती है, और दूसरा क्या है इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। फर्स्ट क्या, अगर आपने जो वैल्यूज दी हैं और उसको उसके ऊपर फार्मूला पुट किया है तो ये डिफरेंशिएट नहीं करेगा कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्रॉबैक्स, जो इसमें ये नहीं बता सकता कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है हमारे पास, कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है। इट जस्ट गिव्स अस द फाइनल वैल्यू, ये तो सिर्फ वैल्यू देता है। अच्छा, इसका फार्मूला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, लिख लीजिए। The formula for correlation coefficient, the equation, correlation इक्वेशन इसकी है रो एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स, लिखिए इसको, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, और नीचे क्या है ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये जनरल इक्वेशन है, यानी ये फर्स्ट टिपिकल इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है। इससे फर्दर एक और इक्वेशन डिराइव की जाएगी जो मैं आपको फाइनली लिखवा दूंगा। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की इक्वेशन क्या है, इसका बेसिक थिंग क्या है, एक तो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं x और y का कोवेरिएंस, ठीक है, फिर वेरिएंस कैलकुलेट करके उसको हम डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। मैं लिखवा देता हूं रो x y का, रो x y का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, इसका मतलब तो ये हो गया। दूसरा है हमारे पास CO V x into y, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है कोवेरिएंस ऑफ
तीसरा है हमारे पास कौन सा, इसको हम कहते हैं रो एक्स। रो एक्स से मुराद क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, यानी इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालते हैं। और दूसरा है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एस डी ऑफ वाई, इसमें हम वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो आपको जब अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मोमेंट का जो डिस्क्राइब करते हैं वैसे करते हैं। अच्छा, इसका जो फार्मूला है, इसकी जो इक्वेशन है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई कैलकुलेट करते हैं। कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई जब आपका निकल आता है और साथ में हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो जब ये वैल्यूज निकल आती हैं, इस कोवेरिएंस ऊपर अपने नीचे उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू रख के जो आंसर आएगा, इट विल गिव्स अस द पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, यानी ये वो वैल्यू दे देगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कितनी स्ट्रेंथ है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। फाइनली जो मेन फार्मूला है, मेन इक्वेशन है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, वो क्या है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। मैंने आपको बताया था कि पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट मतलब वो वैल्यू जो आपको स्ट्रेंथ बता रही होगी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम r से। तो r से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो फाइनल फार्मूला आएगा वो आएगा n इनटू समेशन xy माइनस समेशन x और समेशन y। ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूं, ये हो गया अपॉन n समेशन x का स्क्वायर माइनस समेशन x होल का स्क्वायर। ये ब्रैकेट बंद हो गई हमारी। और दूसरा है n समेशन y का स्क्वायर माइनस समेशन y होल का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। और इस पूरे को रखते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है इस वजह से हम इसको इस तरह रखते हैं, स्क्वायर रूट में रखते हैं। तो दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट उसी कोवेरिएंस यानी कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, इसी से निकाला गया, इसी से डिराइव किया गया। कैसे, अगर मैं बात करूं कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, तो कोवेरिएंस ऑफ x एंड y का फार्मूला ये तकरीबन मिलता जुलता यही फार्मूला है। और अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की बात करूं तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की बात करूं तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा स्क्वायर रूट में होता है, तो इस वजह से इसको स्क्वायर रूट में रख करके फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा वो r, यानी एक सिंगल वैल्यू आएगी, वो कुछ भी हो सकती है। अगर r की वैल्यू आपके पास 0.80 आ रही है तो इट मींस यू हैव अ स्ट्रांग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जो भी आपका x और y का जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो 0.8, ऐसा मतलब x और y के दरमियान स्ट्रांग कोरिलेशन है। और अगर r की वैल्यू 0.16 आ रही है तो इट मींस that there is very weak correlation or there is very negligible correlation between x and y। तो ये इसका फार्मूला है। फार्मूले की इक्वेशन जो स्टार्ट हुई थी वो इससे हुई थी, और फाइनली जो डिराइव किया गया, जो फाइनल आपके पास शक्ल आएगी वो r की सूरत में कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं, वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहलाती है। इसको द पियर्सन कोरिलेशन भी कहते हैं, वो पियर्सन कोरिलेशन भी कहते हैं। फिर एक दफा बता दूं मैं आपको, पियर्सन कोरिलेशन भी कहते हैं, और उसका दूसरा नाम जो है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय r, इसको r से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, इट गिव्स द सिंगल वैल्यू, ये आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके दिखाती है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान उसकी जो कोरिलेशन या रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो वो आपको फाइनली कोई वैल्यू नहीं देगी। इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन सिंपल है कि कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये फाइनल फार्मूला आ जाएगा। तो ये सारी चीजें कोरिलेशन कोएफिशिएंट के जुमरे में आती हैं। दूसरी बात ये है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें क्या बताता है, इट गिव्स द लीनियर रिलेशनशिप। It gives the linear relationship between two variables। दो वेरिएबल्स के दरमियान आपस के अंदर लीनियर रिलेशनशिप बता रहा होता है। तो ये नॉन लीनियर कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं होती। तो इस
इसके अलावा फर्दर भी और भी कोरिलेशन की टाइप्स हैं। एक पियर्सन कोरिलेशन है, एक स्पीयरमैन की है। एक हमारे पास पियर्सन हो गई, एक और देख लीजिएगा स्पीयरमैन कोरिलेशन। ठीक है, ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिसमें कोरिलेशन को हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन या मोस्ट यूज्ड है वो आपका पियर्सन कोरिलेशन कहलाता है। अब आपको अगर कुछ वैल्यूज दी जाए, इफ आई से कि कैलकुलेट correlation between sales of biryani and sales ऑफ रायता। फर्स्ट ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपको दो वेरिएबल्स, दो वैल्यूज दी गई हैं। फाइव से दिस इज द सेल्स ऑफ बिरयानी एंड दिस इज द सेल्स ऑफ रायता। तो अगर हम बात करें सेल्स ऑफ बिरयानी में क्या आ जाएगा, बस क्या पहले दिन जैसे बिरयानी की सेल हो गई कितने की 750 फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे हो गई 830 की, फिर तीसरे दिन चली गई 850 के ऊपर, चौथे दिन चली गई 920 पे, और द फोर्थ डे ये रीच कर गई 950 रुपीस के अंदर। तो ये हो गई हमारे पास पर डे सेल ऑफ बिरयानी। सेल ऑफ रायता क्या है कि पहले दिन ये बिका था तो इसकी सेल हुई हमारे पास 320 रुपीस की, अगले दिन इसकी सेल हो गई 314 की, फिर इससे अगले दिन सेल हो गई इसकी 389 की, और उससे अगले दिन सेल हुई 398 की, और आखिर में सेल चली गई 400 रुपीस की। तो अब इसमें हमने देखना है कि इन दोनों ये जो दो वेरिएबल्स हैं, दिस इज द एक्स वेरिएबल एंड दिस इज द वाई वेरिएबल। ठीक है, इन दोनों को आपने एक्स और वाई लेके इन दोनों को कैलकुलेट करना है कि आया बिरयानी की सेल्स जो है हमारी वो रायते की सेल्स पे इफेक्ट कर रही है, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, आया अगर इसकी सेल बढ़ती है तो दूसरे की सेल बढ़ी, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे अगेन उसी पियर्सन कोरिलेशन से, आर से। उसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे, लेकिन कोवेरिएंट आर की वैल्यू क्या है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप इसका एक टेबल बनाएं, क्योंकि यूनिट्स अगर फार्मूले की बात करूं तो मैं साफ करूं ऊपर से, ऊपर मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूं। तो r इज इक्वल टू m समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y अपॉन n समेशन x होल का स्क्वायर, समेशन x का स्क्वायर माइनस समेशन x होल का स्क्वायर, ये हो गया। और फिर दूसरा है n समेशन y का स्क्वायर माइनस समेशन y होल का स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा ये स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास r का फॉर्मूला है। अब इसमें आपको कुछ चीजों की जरूरत है। वी हैव दिस इज x वेरिएबल, दिस इज y वेरिएबल। अब इसमें क्या चाहिए, एक तो हमें समेशन x y चाहिए, तो इसके आपने एक टेबल बनानी है। टेबल किस तरह बनानी है कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी इस तरह, ठीक है। सपोज दिस इज आवर x, दिस इज आवर, ये मैं दूसरे लिख लेता हूं, दिस इज आवर x वेरिएबल, दिस इज आवर y वेरिएबल। हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए समेशन x y, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है, और हमें चाहिए समेशन x, तो वो नीचे आ जाएगा, और हमें चाहिए x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो गया, और हमें चाहिए y का स्क्वायर। तो ये 5 वैल्यूज वी हैव टू कैलकुलेट बिफोर
ये टेबल हमें डिजाइन करनी पड़ेगी। x की वैल्यू क्या है, अच्छा नंबर, और हमें चाहिए n। सो n कितने हैं, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5, तो टोटल डाटा हमारे पास n 5 डेज का है। फिर इसमें x क्या है, x इसमें आप लिखते जाइए इस तरह 750 830 850 920 और फाइनली आएगा 950, और उसके बाद ये आएगा 320 314 389 398 और आखिरी है 400। तो आपके पास x एंड y तो गिवन है, आपने फर्दर क्या क्या कैलकुलेट करना है, आपको n चाहिए इस इक्वेशन के अंदर पुट करने के लिए आपको n चाहिए, इसके अलावा आपको चाहिए समेशन x। तो समेशन x ऐसे निकलेगा, आप इन सब को जब ऐड कर लेंगे, यानी इस x को ऐड कर लेंगे तो we will get summation x, y को ऐड कर लेंगे तो we will get summation y। ठीक है, तो अच्छा और हमें क्या चाहिए, समेशन x चाहिए, समेशन y चाहिए, समेशन xy चाहिए। समेशन xy कैसे निकलेगा, ये जो आप कैलकुलेट करेंगे सबको, ये सारा आ जाएगा समेशन xy, ये आ जाएगा समेशन x का स्क्वायर और ये आ जाएगा समेशन y का स्क्वायर। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए, समेशन x चाहिए, समेशन y चाहिए, समेशन xy चाहिए, समेशन x का स्क्वायर चाहिए और समेशन y का स्क्वायर चाहिए। तो बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल इक्वेशन में r की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये सारी चीजें जो है वो एक टेबल के अंदर डिजाइन करनी पड़ेगी। ये सिर्फ ये दो चीजें हमें गिवन है, ये टू थिंग्स आर गिवन। हमें xy निकालना है, समेशन xy निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, ये आप खुद कर लीजिएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास xy की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को xy सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर आपको निकालना है x स्क्वायर, यानी x जो है उसका अपने स्क्वायर लें और यहाँ पे 1 बाय 1 स्क्वायर लेके लिखते हैं और फाइनल में उसका समेशन निकालेंगे, उसका जमा कर लेंगे। समेशन मींस मजमुआ, और आखिर में y का है तो y का 1 बाय 1 आपने मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर लेना है और उन सबको ऐड करके जो आपके पास ये 5 या 6 चीजों की वैल्यूज आ जाएंगी, और इन वैल्यूज को जब आप इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास हो सकता है आखिर के अंदर 0.75 कोरिलेशन की वैल्यू है। अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर वैल्यू आ रही है आपकी पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव यानी आपके पास फाइनल वैल्यू पॉजिटिव की आई है, तो इसका मतलब बिरयानी और रायते में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी सेल ऑफ बिरयानी विल टेंड टू इंक्रीज द सेल ऑफ रायता। अच्छा आर के अंदर क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ये आपको ये नहीं डिफरेंशिएट करता कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। तो आर जस्ट गिव यू द वैल्यू, इट कैन नॉट डिफरेंशिएट वेदर रायता इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और बिरयानी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इसके अंदर डिस्टिंग्विशिंग टेक्निक नहीं है, डिफरेंशिएट नहीं करता। तो ये इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। बहरहाल आप इसको इस तरह कैलकुलेट कर लीजिएगा। और इसके अलावा अब जो काम करना है वो ये है कि एक्सेल शीट में भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कोशिश कीजिएगा कि इसका आप एक फार्मूला डिजाइन करें खुद से। ये समेशन वो आपको क्या फर्स्ट किया, एक्सेल की शीट है, x और y एक्सिस है, तो x और y एक्सिस पे आपको x स्क्वायर भी निकाल के दिखाया, y स्क्वायर भी निकाल के दिखाया, और फाइनली वही जो आपका जो कैलकुलेशन है वो आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो ये आपने करना है, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी कुछ प्रैक्टिकल्स भी दिखाऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हो सकता है और एक्सेल शीट के थ्रू भी हो सकता है। तो आज इसको